आप श्रीमान दादा ही दाते साहब अपने कर कमलों के माध्यम से कर रहे हैं। DWBNC कल्याणकारी बोर्ड के वो चेयरमैन है और एक वॉइस, इसका वॉइस बनकर इस देश में आदरणीय मोदी जी के साथ में काम कर रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। मैं उनका स्वागत और सम्मान यहाँ शॉल और बुके देकर करना चाहूंगा। उसके पश्चात उन्हें अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अदा कर रहे हैं उनको मैं यहाँ निमंत्रित करता हूँ। देखिए, मैं हूँ महाराष्ट्र भवन में और हमारे साथ हैं भीखूराम जी इदाते जी, अध्यक्ष घुमंतु व जनजाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सर, आज आपने जो अवार्ड का फंक्शन किया है, क्या उद्देश्य रहा? अभी ये कुछ संगठन मिलकर और इसकी अगुवाई डॉक्टर मनीष गवई ने की थी और उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन का कार्यक्रम किया। उसमें उसके पिछले हमारे कोविड के कारण उनका एक जो अवार्ड रहा था वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने दे दिया। लेकिन पूरे देश में से जो महिलाएं बहुत ही प्रतिभाशाली कर्तृत्वशालिनी है उनको रिकॉग्नाइज करना, लोगों के सामने उनका नाम लाना, काम लाना, इसके लिए अवार्ड किया था। सामान्यतः 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन होता है, वो ध्यान में लेकर इसका नियोजन किया था और बहुत ही सक्सेसफुल ऐसा कार्यक्रम हुआ। बहुत लोगों को अवार्ड मिले। इस कार्यक्रम में हमारे वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड भी पधारे थे। अंजना पवार हमारे सफाई कमीशन के जो हम सदस्य वो भी आई थी और अभी जिनको पद्मश्री मिली थी ऐसे भी कुछ नामित लोग यहाँ आए थे। उनके हाथ से ये अवार्ड दिए गए हैं तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज देश में इसके कारण गया। और जो महिला आज जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे है उनको फिर से पूरे देश में समाज में प्रतिष्ठा मिले, हर घर में पति पत्नी या स्त्री पुरुष समानता मिले और एक दूसरे के बारे में हमारे समाज में कोई कम है कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। सब मिलकर हमारा देश है, समाज है, गांव है, घर है, कुटुंब है। ये भावना लोगों के सामने रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन किया जाता है। इसी तत्वावधान में वो किया था। तमाम महिला आपको सुन और देख रही हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, महिला हमारे देश में एक बहुत बड़ा मायना रखती है। बीच में हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हम परास्त हुए थे, ऐसा लोग बोलते हैं। 1200 बरस हम किसी के अंडर काम करते थे, इसलिए अपनापन हमारे जो बातें थी वो लुप्त हो गई थी। लेकिन हज़ारों बरस से हम देखें तो महिलाओं को हमने जो हमारे देश में यदि किसी को ज्ञान चाहिए तो इसका प्रतीक सरस्वती है, किसी को धन चाहिए तो इसका प्रतीक लक्ष्मी है और जिनको सुरक्षा चाहिए उसका प्रतीक दुर्गा है। तो तीनों ही स्त्री है, स्त्री रूप है। तो हमारे देश में पहले से केवल देवता ये विषय नहीं है, हर जगह प्राधान्य दिया था। बीच का काल छोड़ दीजिए, अभी आधुनिक कालखंड में भी हमारे देश में महिला राष्ट्रपति हुई है, प्राइम मिनिस्टर हुई है, राज्यपाल हुई है, हमारे वित्त मंत्री हुई है, परराष्ट्र मंत्री हुई है, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, अवकाश में जिन्होंने प्रवास किया है, पनडुब्बी जो चला रही है, ऐसा रिक्शा से लेकर हवाई जहाज तक हर जगह महिला आज अपने कर्तृत्व से, क्षमता से आगे आ रही है। सर, बात की जाए स्वतंत्र महिला, बात की जाए सशक्तिकरण की, क्या सही मायने में महिलाएं स्वतंत्र हैं? क्या सही मायने में सशक्तिकरण हो रहा है? ऐसा है कि मैंने अभी जितने नाम गिने वो किसके आधार पर राष्ट्रपति बने?
यदि उनमें शक्ति नहीं रहती थी तो राष्ट्रपति नहीं बनते थे ना। हर क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि अपने गुणवत्ता के आधार पर, क्षमता के आधार पर वो आगे आती है। महिला में एक विशेष गुण ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो खड़ी रहती है। यदि हम देश में देखते हैं कि हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनके फैमिली का क्या होता है आगे, वो कौन देखता है? वो घर की महिला ही देखती है। तो महिला एक शक्ति है हमारे यहाँ, वो शक्ति का एहसास होना चाहिए। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके आधार पर पूरे देश में ये जागृति हो जाए और उसके आधार पर हमारा देश, हम जो सशक्तिकरण की बात बना रहे हैं, ये तो मुझे ज्ञात है कि हमारे जंगल में, झुग्गी झोपड़ी में आज भी ये प्रॉब्लम है, ये प्रश्न है। हम झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो व्यसन करने वाला आदमी रहता है और घर चलाने वाले महिला रहती है। तो सशक्तिकरण का यदि हम विचार करें तो सशक्तिकरण का अर्थ एवरीथिंग इज ऑलवेज जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसमें से बाहर रास्ता निकाल कर जो क्षमता जिसके पास होती है उनको आगे लाना है। महिलाओं के बारे में ऐसा है, एक ही एज के स्त्री और पुरुष को यदि हम उसका मेडिकली चेकअप करें तो ऐसा ध्यान में आता है कि हर एक बात में महिला आगे है, एक एज के लेके। तो अभी वो इस कालखंड में एक्चुअल में लाना चाहिए। सर, बात करें, आप घुमंतू जनजाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उन जनजातियों के लिए क्या, खासतौर पे महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला जनजातियों की जो है विमुक्त घुमंतू, वो सबसे जिसको डिप्राइव्ड कहते हैं, हम जिसको बोलते हैं कि मोस्ट मार्जिनलाइज, मोस्ट वर्नरेबल, ऐसी एक कम्युनिटी है और उसमें सबसे ज़्यादा ये महिलाएं हैं, बच्चे और महिलाएं हैं। अभी देखो, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो डिलीवरी होने वाली महिला मानो गाड़ी या लोहार में से है तो 3-4 दिन में उनको लोहा पीटा करना पड़ता है। अब कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ झुग्गी झोपड़े है वहाँ कोई सैनिटेशन का विषय ही नहीं है। तो वहाँ की महिलाएं एक तो रात को या सुबह जल्दी 3-4 बजे अपना निपटने के लिए बाहर पड़ना पड़ता है। बाकी पूरे दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आती है। इसलिए अनेक प्रकार के जो रोग कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं, वो महिलाओं को इसके कारण भी होते हैं। हमारे देश में महिलाएं पढ़ी नहीं, तो उसका एक कारण ये था कि वो स्कूल में जाएंगी तो कहाँ जाना है, लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, ये बात थी। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जो 2-3 बातें लाई, उसमें स्वच्छता जैसे लाई, वैसा हर जगह सैनिटेशन के लिए आवश्यक बातें उन्होंने संडास वगैरह बताने का प्रयास किया। तो इसका कारण ऐसा है कि ये यदि नहीं करेंगे तो महिला आगे नहीं आएगी, नहीं पढ़ेगी, नहीं उसको शिक्षा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी को जितने पुरस्कार मिले हैं और जो जो मिला है उसका उन्होंने नीलामी की और उसका जो पैसा आता था वो लड़कियों के लिए वो देते हैं, आज भी दिया है। तो ये यदि हम करेंगे तो आगे चलकर कुछ बातें हो गया हो, विमुक्त घुमंतुओं में मकान ही नहीं है। तो इसलिए नरेंद्र भाई जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, 2 लाख लोगों को मकान बना कर दिया। सर, मेरा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, जैसा कि आपने देखा भी होगा रेड लाइट पे काफ़ी महिलाएं हैं जो कि भीख मांगती हैं या फिर उनको कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देह व्यापार की तरफ ढकेल देते हैं। बात की जाए बच्चा चोरी की, उन्हें चुरा करके कहीं ना कहीं देह व्यापार में उनको भी डाल दिया जाता है। इसके लिए आपका जो संगठन है, आपका बोर्ड है, वो क्या कर रहा है? ये देखो, ये पूरे समाज की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, पूरे लोकेलिटी की ये समस्या है। केवल विमुक्त घुमंतुओं की समस्या ऐसी नहीं है। ये करने वाले जो लोग, जो रैकेट रहता है, रैकेट, हाँ। वो विमुक्त घुमंतुओं का नहीं रहता। तो उन रैकेटों के लिए क्या तो करना है? ऐसा जो है, इसके लिए जहाँ जहाँ ऐसा संपर्क आता है वहाँ वो पूरा मायना बदलने का हम प्रयास करते हैं। तो ऐसा बाछड़ा नाम का एक समाज है, मध्य प्रदेश में है, इसी व्यवसाय में है।
तो वहाँ के हमारे अनेक कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया है कि इनको इस विषय से बाहर निकाले और कुछ काम करें। एक दिन में तो होने वाला नहीं है, लेकिन सजगता चाहिए, सतर्कता चाहिए, प्रबोधन चाहिए। प्रबोधन उस समाज में भी चाहिए और अपने समाज में भी चाहिए। दोनों तरह का यदि प्रबोधन होता है तो, और ये जो रैकेट रहता है वो उनकी मानसिकता ही गुनहगार की रहती है। तो गुनहगार इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप देखते हैं कि जितना इंटेलेक्चुअल कोई आदमी होता है, चर्चिल जैसा होता है, तो दूसरे बाजू उतना ही इंटेलेक्चुअल दाऊद भी होता है। तो ये बात है ना, ये ध्यान में रखकर इसमें से सबको बाहर निकालना चाहिए। वो हमारे ये जो बच्चे हुए समाज का काम है, पूरे समाज का काम है। हमारे परिसर में ऐसा रेड लाइट न हो, हमारे परिसर में ऐसे बच्चे चोरी न हो, हमारे परिसर में ऐसे जो बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए कुछ काम करें, उनको कोई शिक्षा का प्रबंध करें। पेड़ हो तो पेड़ के नीचे करें, झुग्गी झोपड़ी हो तो वहाँ करें। वो हमारे सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं ना, उनका एक काम है। तो ये यदि करते हैं तो प्रश्न समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ भीखूराम जी इदाते जी, जो कि अध्यक्ष घुमंतू जाति जनजाति कल्याण के।